इसी के साथ सीन चेंज होता है। रेन सोचता है एंट्रेंस एग्जाम में अभी लगभग आधा साल बाकी है। दक्षिण की ओर जाते हुए वो इस समय का इस्तेमाल दुनिया घूमने और अलग अलग जगहों को देखने में करेगा। माता पिता और उसकी बहनें रेन को अलविदा कहती हैं। केविन अपने बेटे की सफलता और सुरक्षित वापसी की कामना करता है। वो बेटे को देखकर पूछता है कि क्या एग्जाम के बाद वो जादुई शहर में ही रहने का प्लान कर रहा रेन? हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि वही जगह है जहां सारा ज्ञान एकत्रित होता है। रेन सोचता है कि साल के अंत में एक बेहद कठिन एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो उसे पास कर लेंगे वे मार्च में पहला सेमेस्टर शुरू करेंगे। पिता पूछते हैं कि क्या उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन है। उन्हें चिंता है कि लड़के को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलेगी। युवा जादूगर नीले आसमान की ओर देखता है और सोचता है क्या वो कभी पीछे मुड़कर इस बातचीत को याद करेगा। रेन एक छोटे पुल पर खड़ा है। बताया जाता है कि ये उसकी यात्रा का 15वां दिन है। वो पवित्र साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में जेरहम क्षेत्र में है। लड़के को लगता है कि ये छोटा शहर खास है क्योंकि यहाँ कई सराय और शराब खाने हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ से गुजरने वाले लगभग सभी लोग बांस की टोपी पहनते हैं। रेन गांव के खुश मिजाज लोगों को बातें करते देखता है। एक आदमी जिसके हाथ में मग है उससे पूछता है कि क्या उसे पता नहीं कि यहाँ सभी लोग बांस की टोपी क्यों पहनते हैं और क्या उसने लिन कार्वा के बारे में कुछ सुना है। रेन हैरानी से फिर पूछता लिन कार्वा क्या है। वो मग उठाते हुए बताता है बहुत समय पहले उनके फर्स्ट लीडर को लिन नाम के एक जादूगर से मदद मिली थी। तब से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ हर कोई बांस की टोपी पहनता है। रेन सोचता है ये सच में इम्प्रेसिव है कि एक साधारण व्यापारिक समूह का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। रेन आह भरता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि वो पहला नेता कौन था। उसे लगता है कि यदि वो उसका नाम सुन ले तो शायद याद आ जाएगा। रेन पूछता है कि इतने बड़े व्यापारी इतने छोटे शहर में क्या कर रहे हैं। तभी हमें एक घना जंगल दिखाई देता है। आदमी बताता है कि सनलेट हाईवे की ओर जाने वाली सड़क पर समस्या है। वहां खतरनाक मॉन्स्टर आ गए हैं और दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं। गहरी सांस लेते हुए व्यापारी कहता है कि वे सब लॉर्ड की सेना के आने का इंतजार कर रहे हैं जो उन मॉन्स्टर्स को खत्म करेगी, और वो ये सोचकर चिंतित है कि उनके व्यापारिक साझेदार उनकी देरी के बारे में क्या सोचेंगे। रेन सोचता है मॉन्स्टर ऐसे जीव हैं जो एबिस से इफेक्टेड हो जाते हैं। वे जानवरों जैसे दिखते हैं लेकिन उनका रूप विकृत है और उनमें खतरनाक जादुई क्षमताएं हैं। चाहे उनमें से कितने भी मारे जाएं, वे फिर से प्रकट हो जाते हैं। रेन अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो जाते हुए सोचता है कि यदि उसे हाई लेवल के मॉन्स्टर नहीं मिलते तो वो अपनी जान जोखिम में डाले बिना इस खतरे का सामना कर सकता है। रेन बांस की झाड़ियों के बीच से गुजर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। रेन सोचता है कोई मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर रहा। शायद अभी मैंने मैजिकल पावर्स में डिफरेंस महसूस किया। वो बांस की टहनियों के बीच खड़ा है। उसे अपने साथी का उदास चेहरा याद आता है। उसे एहसास होता है कि वो उन मॉन्स्टर से निपट सकता है जिनका जिक्र हुआ था, लेकिन फिर वो सोचता है कि मॉन्स्टर को खत्म करना उसकी व्यक्तिगत चिंता नहीं है। वो समझता है कि मॉन्स्टर किलिंग टीम इसे संभाल लेगी। तभी उसे एक पुरानी मेमोरीज याद आती है जब एस्तर ने बेलिसा नदी के किनारे से होकर टर्वेनअप जाने का सुझाव देती। रेन उस बातचीत को याद करते हुए सोचता है एस्तर नदी के पास एक अद्भुत फूलों का मैदान है और रास्ते में उसे देखना चाहती है और वो रुकना चाहती है। और प्रेजेंट में रेन सोचता है वो जगह कहाँ है। सीन फिर से पास्ट में जाता है। लेन गुस्से में एस्तर से पूछता है कि वे यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं, और गुस्से में कहता है उनसे पहले कॉन्टिनेंट में आए योद्धाओं के 2 समूह लड़ाई में खत्म हो गए थे और इसी वजह से फ्रंट लाइन रुक गई है। उनके साथी मुश्किल होल्ड कर पा रहे और मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेन पूछता है कि क्या वे इस स्थिति की अहमियत समझते हैं। फ्रीड एक कश लेती है। वो कहती है कि वो सब कुछ अच्छी तरह जानती है और लाल और पीले ड्रैगन की फौज पहले ही युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही है। सभी ताकतवर मर्सनरीज सम्मान और शान पाने की उम्मीद में पहले ही समुद्र पार कर चुके हैं। लेन कहता है कि उन्हें भी वहां जल्दी पहुंचना होगा। एस्तर लड़के को समझाती है कि जब सभी मजबूत लड़ाके ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए चले गए तो मॉन्स्टर पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे तबाही मचाने लगे जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे हों। तभी हमारे सामने वे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जिनकी बात हो रही है।
लड़की कहती है कि वे बहुत ताकतवर जीव नहीं है, उनका रैंक सी है और सबसे खराब A-B है। लड़का कहता है कि इसीलिए उनके पास ऐसे दुश्मनों से निपटने का समय नहीं है। लिन एस्थर को नाराजगी से देखता है। एस्थर मुस्कुराती है और बताती है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। भले ही उनकी समस्याएं किसी को छोटी लगे, लेकिन मदद मांगने और उम्मीद जताने में कोई फर्क नहीं है। वो कहती है कि जब लिन बड़ा होगा तो वो हमेशा लोगों की मदद करेगा। रेन अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेता है और सोचता है कि वो 300 साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी के साथ ही अब भी उसे परेशान करते रहते हैं। रेन एक पत्थर पर बैठकर रेस्ट करने लगता है। तभी रेन को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक मैजिक कास्ट करता है और मॉन्स्टर को ढूंढ कर लाने का आदेश देता है। आसमान में एक काला निशान दिखाई देता है। लड़के के पास कुछ गिरता है। रेन का मैजिक मॉन्स्टर को बाइंड करके लाता है। मॉन्स्टर धीरे से गुर्राता है। रेन उस जीव को देखकर सोचता है, क्या ये सच में इतना बड़ा खतरा है? रेन कहता है कि वो इस मॉन्स्टर के अनगिनत रिश्तेदारों को खत्म कर चुका है। मॉन्स्टर अपना मुंह चौड़ा खोलकर एक अजीब आवाज निकालता है। रेन कहता है कि अगर वो लोगों को नुकसान न पहुंचाने का वादा करे तो वो उसे जाने देगा। हम रेन और मॉन्स्टर की आंखें देखते हैं। रेन कहता है कि ये जीव उसे वैसे भी नहीं समझेगा। अगले ही पल मॉन्स्टर कई बड़े टुकड़ों में बिखर जाता है। रेन जंगल में आगे बढ़ता है। वो कहता है कि उसने ये सब सिर्फ बोरियत की वजह से किया। उसके सामने कई और मॉन्स्टर आ जाते हैं। रेन सोचता है कि वो एम्पायर के सेंट्रल और सदर्न इलाकों की सीमा पर है, और अगर उसे सही याद है तो इस जगह को बेडेंटेल माउंटेन रेंज कहा जाता है। मॉन्स्टर लड़के को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। वो भी उन्हें उतनी ही बुरी नजर से देखता है और पूछता है कि इन बेकार जीवों की हिम्मत कैसे हुई उसे नीची नजर से देखने की। तभी अचानक मॉन्स्टरों की ओर तीर उड़ते हैं। रेन हैरान रह जाता है। उसके पीछे कोई आता है। रेन मुड़कर देखता है और 2 तीरंदाजों को पाता है। लड़का हैरानी से उन्हें देखता है। रेन ऊंचाई पर खड़े तीरंदाज को देखता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वो कैस है। तभी वो हरे बालों वाला तीरंदाज नीचे कूदता है और पूछता है कि लड़का ठीक है या नहीं। रेन को शराब की गंध आती है। वो आदमी नशे में रेन को देखकर कहता है कि इस जगह पर अक्सर राक्षस दिखाई देते हैं और बच्चे को यहाँ आने से पहले इसके बारे में किसी ने उसे बताया नहीं। रेन पूछता है कि किसी को उसे इसके बारे में बताने की क्या जरूरत थी। दूसरा तीरंदाज जमीन पर कूदता है और स्टाइल मरते हुए कहता है कि वे ग्रेट पैलेस डिसेंडेंट है और वो यहाँ इस जगह को गार्ड कर रहे। रेन अपना मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये कैस नहीं हो सकता। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वे किस स्कूल से हैं, लेकिन उन्होंने उसकी मदद की और वो इसके लिए उनका आभारी है। रेन उन दोनों लड़कों से पूछता है कि क्या वे बेडांटियो पहाड़ की रेंज में हैं। दोनों लड़ाके हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और जोर से हंस पड़ते हैं। रेन एनोइंग होकर पूछता है कि इसमें मजेदार क्या है। तभी उनमें से एक कहता है कि इस पहाड़ी रेंज का नाम बदलकर कैसलंटन हुए बहुत समय हो गया है और तुम इसे अब भी बेडांटियो बोल रहे हो। रेन सोचता है कैसलंटन का मतलब कैस महल की पहाड़ी रेंज है और इसका मतलब है कि एबिस को हराने के बाद उसका पुराना साथी यहाँ बस गया। रेन सोचता है कि उसके सामने कैस के बनाए आर्चरी स्कूल के छात्र खड़े हैं और इस रास्ते की रखवाली वे लोग करते हैं जिन्हें इस शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर वो दोनों आपस में झगड़ते और मस्ती करते हुए वहां से चले जाते हैं। रेन को अपना पुराना साथी याद आता है। रेन अंदाजा लगाता है कि नशे में भी आर्चरी इस स्कूल की मुख्य कला है और सोचने की कोशिश करता है कि इन लोगों को इस रास्ते की रखवाली के लिए क्या क्या सहना पड़ा होगा। तभी उनमें से एक लड़का रेन के गले में हाथ डालकर कहता है कि वो सही समय पर आया है, क्योंकि आज एक त्योहार है जब हर कोई मुफ्त में शराब पी सकेगा। और रेन से कहता है अगर वो अडल्ट होना चाहता है तो उसे अल्कोहल का स्वाद पता होना चाहिए। तभी रेन के पीछे खड़ा दूसरा लड़का कहता है कि अल्कोहल सूरज और चांद तक जाने का रास्ता है। उसका हरे बालों वाला साथी चिढ़ते हुए कहता है कि उसका पार्टनर बेकार में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना सभ्य है। तभी कैस जैसा दिखने वाला फाइटर जाते हुए अपने साथी से कहता है कि आज अपनी शिफ्ट मिस ना करे, बकवास ना करे और ध्यान लगाए, क्योंकि रास्ते की रखवाली का काम उनसे किसी ने नहीं हटाया है। इस पर दूसरा लड़का चिढ़ते हुए जवाब देता है वो अपने नए जान पहचान वाले, जो अभी भी बच्चा है, को उसकी किस्मत पर नहीं छोड़ सकता
वो ये कहते हुए भाग जाता है कि वो बस रेन को गांव तक ले जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। उसका साथी अपने पार्टनर को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करता है। वो वाइट हेयर वाला लड़का रेन को अपने सहट ले जाते हुए बहुत सारी बकवास करता रास्ते में, और एक जगह यकर वो रेन को बताता है अगर वो यहाँ से लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर जाएगा तो उसे ट्रेनिंग हॉल मिल जाएगा, और अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहेगा तो गांव पहुंच सकता है। रेन के साथ चल रहे तीरंदाज के सामने एक कब्र का पत्थर दिखाई देता है। तभी रेन भी कब्र के पत्थर को देखता है और शॉक हो जाता है। कब्र के पत्थर के चारों ओर पत्ते गिर रहे हैं। रेन को कैस की मेमोरीज आती है। तभी वो लड़का रेन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि बच्चा रुककर कोई विश क्यों नहीं करता। रेन हैरानी से फिर पूछता है, विश? वो लड़का हैरान है कि रेन को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर कहता है कि लड़के की उम्र को देखते हुए इसमें कोई हैरानी नहीं है। रेन आर्चर को देखता है और पूछता है कि उसे क्या पता होना चाहिए। लड़का कहता है कि रेन को कैस के मकबरा का पता होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ विश मांगते हैं और कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। रेन कहता है कि वो उसके साथ ऐसा मजाक न करे। आर्चर बच्चे को हैरानी से देखता है और कहता है कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। रेन कहता है कि ये अभी भी अजीब है, क्योंकि लोगों को आमतौर पर कब्रिस्तान के बाहर दफन नहीं किया जाता, खासकर दूर पहाड़ों की ढलानों पर। तभी वो लड़का रेन से पूछता है क्या वो सच में इसी देश से है, अगर उसे इस मकबरे का इतिहास नहीं पता। तीरंदाज कहता है कि कैस के साथियों में लिन नाम का एक जादूगर था। तुम जानते हो क्या? लिन बहुत शर्मीला था। आगे वो कहता है कि कैस को सच में विश्वास था उसके मरने के बाद भी लिन उससे मिलने वापस जरूर आएगा। रेन हैरानी से फिर पूछता, क्या है? फाइटर कहता है कि अगर कब्र गांव में होती तो लिन शर्म की वजह से वहां नहीं आ पाता, इसलिए कैस ने कहा था कि उसे यहीं दफनाया जाए। इसी के साथ सीन पास्ट में चला जाता है, जब कैस रेन के सर पर हाथ रखा था। लिन चिल्लाता है कि आर्चर से शराब की बदबू आ रही है और वो बहुत जोर से खर्राटे ले रहा है। मेज पर बैठा लिन अपने दोस्त को समझाता है कि मैजिक सिंबल कैसे लिखते हैं। कैस रेन के सिर पर हाथ रखता, जिससे परेशान होकर वो उसका हाथ हटाता है और कहता है कि उसके बालों को ना छुए। रेन अपने सिर को छूता है और कैस का मुस्कुराता चेहरा उसे याद आता है। वो सोचता है कि क्या कैस को पता था कि वो हमेशा के लिए अलविदा कह रहा है। लड़का कब्र के पत्थर को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या आर्चर को पता था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। रेन हैरानी और डर में सोचता है कि उसके दोस्त को ये पता नहीं चल सकता था, और शौक और डर में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उससे मिलने के लिए वापस आने का वादा किया था। हम कैस का स्माइलिंग फेस दिखाई देता है और रेन कहता, उसने वादा किया था। और रेन वो से चीखते हुए भागने लगता है और दूसरा लड़का उसे पीछे से आवाज दे रहा होता है। रेन जंगल में भागता है, पत्थर से टकराकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और वहीं पड़े हुए रोने लगता है और मुट्ठियों से जमीन पीटने लगता है। इसी के साथ सीन बदलता है। रेन एक चट्टान के किनारे बैठकर कैस की कब्र पर वापस जाने के बारे में सोचता है और अपने दोस्त को अलविदा कहना चाहता है। और रेन को अपने दोस्तों की याद आती है, फ्रीड और एस्थर की हंसी। और कैस रेन सोचता है कि भले ही बहुत देर हो चुकी है, पर वो कहेगा कि वो लौट आया है, उसे अफसोस है और वो माफ़ी मांगेगा। और कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। उसे अपने साथियों के साथ बिताए पल याद आते हैं, जब वो कैस से पूछता है कि वो नशे में निशाना कैसे लगा सकता है। कैस कहता है, मुझे नहीं मालूम। फ्रेड कैस को एक बोतल और उससे पीने के लिए कहती है और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। वो गुस्से में कहती है कि कैस नशे में ना होने पर निशाना क्यों नहीं लगा पाता। ये सब याद करके रेन मुस्कुराता है। एस्थर रेन को बताती है कि कैस की जुबान नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। रेन को याद आता है कि उस जगह पर दिन में बहुत शांति रहती थी, लेकिन रात में इसके उलट बहुत शोर होता था, क्योंकि कैस सोते समय बहुत जोर से खर्राटे लेता था। रेन को अपने पिछले लाइफ की डेथ याद आती है। एस्थर, कैस और फ्रीड के वो रोते हुए चेहरे। रेन अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद वो वहां से उठकर कब्र के पास जाता है और अपने हाथ में फायर मैजिक समन कर एक पंच मारता है, जिससे वहां चारों ओर आग लग जाती है। पत्तियां हवा में जलने लगती हैं। रेन वही आग के बीच खड़ा रहता है
और हम देखते हैं रेन ने कब्र के आसपास की झाड़ियों और पत्तों को जलाकर साफ कर दिया होता है। रेन वहां से दूर जाते हुए कैस से माफी मांगता है और कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि वो शर्मीला है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है तुम सबका सामना करने की, हिम्मत नहीं है तुम सबसे मिलकर माफी मांगने की। और रेन को कैस के साथ की मेमोरी याद आती है। उसे लगता है कि वो उन सब से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। इसी के साथ सीन बदलता है। रेन आसमान की ओर देखता है जहां सूरज तेज चमक रहा है। रेन के चेहरे से पसीना बह रहा है और वो सोचता है कि इतने दिनों में कितना कुछ बदल गया। और इसी के साथ वो एक कैसल के सामने लोगों की भीड़ के बीच आ जाता है। और ये है मैजिक सिटी गोल्डन रोज, जिसके बीच में डेलाटान यूनिवर्सिटी स्थित है। रेन आ भरते हुए सोचता है कि ये शहर उसके पिछले जन्म में उसके लिए दिलचस्प था, लेकिन अब ये उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। रेन भीड़ से गुजरता है। वहां भीड़ में कोई जादू की किताबें बेच रहा है, तो कोई जादू बढ़ाने का एक उपकरण बेच रहा है, और कोई सिल्वर रैंक वाले एडवेंचरर को तहखाने में मिली एक दुर्लभ वस्तु दिखा रहा है। रेन तरह तरह की भीड़ को देखता है। उसे वो बात याद आती है कि सारा ज्ञान गोल्डन रोज से होकर गुजरता है। ये शब्द उस शहर की हैसियत को पूरी तरह बताते हैं, जहां साम्राज्य के सबसे अच्छे जादूगर इकट्ठा होते हैं। रेन पत्थर बेचने वाले एक आदमी के सामने बैठ जाता है। वो पूछता है कि उनमें से एक पत्थर की कीमत कितनी है। वो रेन को उसके लिए केवल 10 तांबे के सिक्के मांगता है। रेन शौक होकर विक्रेता को देख रहा है। आदमी मुस्कुराता है जब रेन इतनी कम कीमत देखकर हैरान हो जाता है। वो उस पत्थर को उठाता है जो रेन को पसंद आया था और कहता है कि इसकी कीमत सच में सिर्फ 10 तांबे के सिक्के ही है। रेन मुस्कुराते हुए पत्थर को देखता है और कहता है कि अगर वो गलत नहीं है तो उसने पिछली जिंदगी में इसके लिए कम से कम 80 सिक्के दिए होते। तभी वो रेन का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, टावर पर बेल बज रही है और इसका मतलब है कि परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। रेन शौक होकर सोचता है वो फिर से पास्ट में खो गया था। और रेन दुकानदार को 10 सिक्के देता है। दुकानदार रेन का धन्यवाद करता है। लड़का समझ जाता है कि वो लगभग उस परीक्षा को भूल ही गया था जिसके लिए वो इस शहर में आया था। रेन हैरानी से मुड़ता है। भीड़ में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी भागता है और तभी कोई चिल्लाता है कि चोर को पकड़ो, लेकिन वो चोर लोगों को धक्का देते हुए भाग जाता है। रेन सोचता है कि शहर की सुरक्षा पूरी तरह बेकार है। रेन अपनी आंखें बंद करता है। वो सोचता है कि ये एक बड़ा शहर है और सुरक्षाकर्मी इस अपराधी को किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। रेन सोचता है कि उसे परीक्षा में पहुंचना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी रेन के सामने गिर पड़ता है। रेन झुककर पूछता है कि क्या आप ठीक है? लड़का हैरानी से बूढ़े आदमी को देखता है। वो रो रहा है और कह रहा है कि उसके हाथ से चुराई गई वस्तु बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि वो एक पारिवारिक विरासत है जिसकी उसके पोते को प्रवेश परीक्षा के लिए जरूरत है। रेन बूढ़े आदमी ये बात सुनता है और वो बूढ़ा रोने लगता है। रेन अपने चारों ओर लोगों को देखता है और सोचता है उसे बूढ़े आदमी की मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी परीक्षा के लिए लेट हो रहा है। रेन सोचता है कि अभी इस बात का समय नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उससे बूढ़े आदमी की मदद करने को कह रहा हो। और रेन को एस्तर दिखाई देती है, जैसे वो उसे पुकार रही है। तभी रेन उस बूढ़े से पूछता है कि परिवार की विरासत किसने चुराई। वो दृढ़ता से आगे बढ़ता है और आदमी से कहता है कि वो यहीं उसका इंतजार करे। बूढ़ा आदमी रेन को देखकर डर जाता है